तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जंगल के दावेदार उपन्यास का सारांश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मतलब ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा कर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी उपन्यास का अगर सारांश पता रहेगा तो आप लोग उससे आंसर बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है? तो जंगल के दावेदार उपन्यास का सारांश को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जंगल का दावेदार जो उपन्यास है, वो कहाँ से लिया गया है और कब लिखा गया था, तो किसने लिखा है, ठीक है? तो महाश्वेता देवी द्वारा रचित है उपन्यास, जो कि जंगल के दावेदार, हिंदी में जंगल के दावेदार, और इसका जो मूल उपन्यास था वो था बंगला, जो कि इसका नाम था अरण्येर अधिकार। तो 1895 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह पर आधारित यह एक ऐतिहासिक औपन्यासिक कृति है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो बिरसा मुंडा हैं और उनके आदिवासी अनुयायी लोग हैं, ठीक है? बिरसा मुंडा इसके नायक हैं इस उपन्यास के, और जो अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जंगल व जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं। मतलब बिरसा मुंडा क्या करते हैं यहाँ पर, अपने हक के लिए जमींदारों के खिलाफ लड़ते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ते हैं, ठीक है? तो देखिए उपन्यास का जो सारांश है या फिर उपन्यास का जो शुरुआत है, तो महाश्वेता देवी का उपन्यास जो कि जंगल के दावेदार पूरी तरह से आदिवासी जीवन के यथार्थ, उनके शोषण, मतलब जो आदिवासी लोग होते हैं उनका शोषण जब होता है, तो उसी के ऊपर ये उपन्यास लिखा गया है और उनके संघर्ष की विस्तृत कहानी भी है, ठीक है? तो यह उपन्यास किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति की कथा नहीं है, बल्कि पूरे मुंडा आदिवासी समाज के इतिहास, उनकी पीड़ा और प्रतिरोध की एक महागाथा है, ठीक है? तो देखिए उपन्यास जो है छोटा नागपुर के जंगलों में रहने वाले, अच्छा ये जो आदिवासी लोग कहाँ पे रहते हैं वहाँ से इस उपन्यास की शुरुआत होती है। तो ये लोग छोटा नागपुर जो जगह है हमारा, वहीं से उनके जंगलों में रहने वाले मुंडा आदिवासियों के जीवन से प्रारंभ होती है, ठीक है? आरंभ होती है। मुंडा लोग सदियों से जंगल के साथ जीते आए हैं, मतलब कई हजारों सालों से वे लोग जंगल में रहते हैं। जंगल उनके लिए केवल आजीविका का साधन नहीं है, मतलब केवल वहाँ पे जीवन यापन करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जीवन व्यवस्था का आधार ही है। मतलब उनका जो पूरा जीवन व्यवस्था चल रहा है वो बिल्कुल उन जंगलों पर ही निर्भर है। वहीं से उन्हें भोजन मिलता है, वहीं से लकड़ी भी मिलते हैं, पत्ते भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं और खेती की जमीन भी मिलती है जंगल से ही। मतलब वे लोग सभी कार्य जंगल में ही करते हैं, ठीक है? उनकी जो देवी-देवता हैं, पर्व जो त्योहार हैं, सामाजिक नियम जो है और सामूहिक जीवन जो है, सब कुछ जंगल से जुड़ा हुआ है। मतलब जंगल को छोड़कर वे लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे जंगल को निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझी धरोहर मानते हैं। मतलब पूरे समाज का संजो कर रखा हुआ एक धरोहर के हिसाब में उस जंगल को मानते हैं, ठीक है? इतना तो हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए उपन्यास में मोड़ तब आता है, मतलब उपन्यास और भी आकर्षक लगता है जब अंग्रेजी शासन जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर देते हैं। मतलब अंग्रेज लोग आते हैं और उस जंगल को क्या डिक्लेयर कर देते हैं कि जो ये जंगल है वो सरकारी संपत्ति है, किसी समाज की, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। नए वन कानून लागू हो जाते हैं और अब वही जंगल जो आदिवासियों का जीवन था, उनके लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बन जाता है। मतलब वो तो पहले आदिवासियों का जीवन था, लेकिन अब क्या हो जाता है, सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा कहे जाने के बाद कि सरकारी संपत्ति है, उन पर प्रतिबंधित लग जाता है। वे लोग अब जंगलों का अपने हिसाब से व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है? उन्हें लकड़ी काटने, शिकार करने, झूम खेती करने और यहाँ तक कि जंगल में रहने तक से रोका जाने लगता है। मतलब उन लोगों को अब जंगल में घुसने तक नहीं दिया जाता है और जंगल को काटने, जंगल में रहने, झूम खेती होता है एक, वो भी करने को मना कर दिया जाता है सरकार की ओर से, अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है? तो इस प्रकार आदिवासी अपने ही घर में अपराधी बना दिए जाते हैं। मतलब वो लोग अपने घर में हैं फिर भी अपराधी की तरह जीवन यापन करते हैं, ठीक है? तो इस नई व्यवस्था का लाभ उठाने लगते हैं जमींदार। अच्छा बीच में कौन आते हैं? बीच में अब इस नई व्यवस्था का लाभ उठाते हैं जमींदार, साहूकार और ठेकेदार, जिन्हें आदिवासी टीकू कहते हैं। अब देखिए ये आदिवासी जो व्यक्ति हैं जो जंगल में रहते हैं, वे लोग इन लोगों को, जैसे साहूकार, जमींदार और ठेकेदार को क्या कहते हैं? टीकू कहते हैं, कि सॉरी टीकू नहीं, दीकू कहते हैं, ठीक है? ये लोग इनको दीकू कहते हैं। ये लोग कर्ज के जाल में आदिवासियों को फंसाते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? जमींदार जिनके पास पैसा कौड़ी ज़्यादा है, साहूकार हैं, ठेकेदार लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे? अब ये लोग
उन आदिवासियों को अपने कर्ज में डुबाते हैं। मतलब उनसे उनको पैसा देते हैं और उनको अपने कर्ज के जाल में फंसाते हैं। उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं पैसा देकर और उनसे बेगारी करवाते हैं, मतलब सारा दिन उनसे काम करवाते हैं, रोज़ी मजूरी करवाते हैं, ठीक है? मामूली कर्ज के बदले पीढ़ियों तक मेहनत करवाई जाती है। मतलब एक छोटा-सा कर्ज लिया है साहूकार से, ज़मींदार से या फिर ठेकेदार से, उनके बदले उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उस कार्य को, उस पैसे को चुकाने के लिए कार्य करती रहती है। मतलब ऐसे उनको मतलब ऐसे ही फँसाया जाता है उन लोगों को, ठीक है? आदिवासी धीरे-धीरे भूमिहीन हो जाते हैं, गरीब और असहाय बना दिए जाते हैं। उनके पास ना कानून की समझ है और ना ही सत्ता तक पहुँच है। ना सत्ता तक पहुँच है उनकी और ना ही उनके पास कानून की समझ है, इसलिए उनको और गरीब बना दिया जाता है, असहाय बना दिया जाता है, भूमिहीन बना दिया जाता है। ठीक है? आगे की क्या होता है देखिए, उपन्यास ये भी दिखाता है कि यह शोषण केवल आर्थिक नहीं है, मतलब ये उन लोगों को, आदिवासियों को जो शोषण किया जाता है, केवल पैसे की नज़रिए से ही नहीं, बल्कि आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था है, उनकी परंपरागत पंचायत भी है, उनके रीति-रिवाज और उनका आत्मसम्मान सब कुछ टूटने लगता है। मतलब आदिवासियों का जितना भी जड़ें थी, जितने भी सिस्टम्स थे, सब कुछ खत्म हो जाते हैं। अंग्रेजी शासन और दिक्कूट व्यवस्था मिलकर आदिवासी समाज को भीतर से कमज़ोर कर देती है। मतलब ये सभी मिलकर, ज़मींदार, अंग्रेज, ठेकेदार, ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, ये जो आदिवासी लोग हैं, इन लोगों को बहुत कमज़ोर बना देते हैं। तो बीमारी, भूख और अपमान उनका रोज़मर्रा का अनुभव बन जाता है। मतलब अब डेली का उन लोगों को अपमान सहना पड़ता है, भूख के मारे इधर-उधर भटकना पड़ता है, बीमारी, बहुत सारी बीमारियाँ भी पकड़ लेती हैं जिन्हें ठीक कराने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं, ठीक है? लेकिन उपन्यास केवल पीड़ा पर समाप्त नहीं होती है। अच्छा, ये तो दिक्कत में पड़ गए हैं आदिवासी लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग दिक्कत में ही रहते हैं। उपन्यास में केवल इनकी दुःख का ही वर्णन नहीं है, इनकी पीड़ा का ही सिर्फ़ ज़िक्र नहीं हुआ है। इसी अंधकार में प्रतिरोध की चेतना जन्म लेती है। जब चारों तरफ से ये चारों खाने चित्त हो जाते हैं, तब एक अंदर से आग फूटती है और इन सब का विरोध करने के लिए निकल पड़ते हैं। आदिवासी धीरे-धीरे समझने लगते हैं कि चुप रहना उनके विनाश का कारण है। धीरे-धीरे ये लोग मतलब अपनी सब कुछ जब खत्म हो जाता है तो इन लोगों को समझ में आता है कि अगर हम लोग चुप बैठे रहेंगे तो हम लोगों का पूरा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ठीक है? तो ये लोग अपने विनाश का कारण समझ लेते हैं धीरे-धीरे और इसी पृष्ठभूमि में बिरसा मुंडा का उदय होता है। तब जाकर एक व्यक्ति का उदय होता है जो बिरसा मुंडा का नाम है, ठीक है उनका, और वे नायक बनते हैं। बिरसा केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक चेतना का प्रतीक बनकर सामने आता है। वो केवल एक आदमी ही नहीं है, बल्कि वे आदिवासी जो समाज है उनको बताते हैं, वे भी आदिवासी हैं, सबको एकजुट करके समझाते हैं, बुझाते हैं, समझाते हैं, ठीक है? बताते हैं कि हमें लड़ना होगा। इसलिए उस समय को चेतना भी उन्हें कहा गया है कि एक चेतना बनकर सामने आते हैं। वो आदिवासियों को बताता है कि जंगल और ज़मीन पर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और कोई भी सत्ता उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकती। वे सभी लोगों को एकजुट करके बताते हैं कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए कोई भी सत्ता हो, सत्ता मतलब यहाँ पे कोई भी पोजीशन वाला व्यक्ति हो, वो हमें इस ज़मीन से अलग नहीं कर सकता। ठीक है? तो बिरसा के नेतृत्व में आदिवासियों में आत्मसम्मान आता है फिर से, एकता की भावना जागती है, सभी लोग एकजुट होते हैं, वे संगठित होकर अन्याय अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं। मतलब वे सभी लोग संगठित होकर एक साथ अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के खिलाफ फिर से नहीं होता है, बल्कि दीकू व्यवस्था, मतलब जितने लोग मिलकर उनको गरीब बनाने, असहाय करने में, भूमिहीन बनाने में लगे हुए थे, सबके खिलाफ ये लोग अ संघर्ष करते हैं। सामाजिक शोषण और मानसिक गुलाम के खिलाफ भी हैं, मतलब ये लोग अब प्रतिरोध करते हैं, ठीक है? इस संघर्ष को इतिहास में उलगुलान कहा गया है। मतलब जब आदिवासी लोग जागते हैं, ठीक है? एकता संगठित होकर जब दीकू और अंग्रेजों के ऊपर जब प्रतिरोध करते हैं सारी बातों पर, ठीक है? तो एक तरह का ये संघर्ष हो गया और इसको इतिहास में उलगुलान कहा गया है। ध्यान रखना आप लोग, उलगुलान कहा गया है, ठीक है? अंग्रेज सरकार इस आंदोलन से भयभीत हो जाती है, लेकिन अंग्रेज सरकार बस इस आंदोलन से ही डर जाती है और उसे कुचलने के लिए कठोर दमन का सहारा देती है। लेकिन उस आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर नियम बनाती है, उसका सहारा भी लेती है, उसको दमन करने की
चेष्टाएँ करती हैं, गाँव जलाए जाते हैं, आदिवासियों को गिरफ्तार भी किया जाता है, निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं ताकि सबको पकड़ कर सबको शांत किया जा सके। बिरसा मुंडा को पकड़ लिया जाता है, बिरसा मुंडा को भी पकड़ लिया जाता है और आंदोलन को दबा दिया जाता है। बाहरी रूप से ये विद्रोह असफल दिखाई देता है। बाहरी रूप से अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ों का पल्ला जो है वो भारी पड़ता है, लेकिन मतलब ऐसा दिखता है जैसे कि ये लोग शांत हो गए हैं, ठीक है? बाहरी रूप से ये विद्रोह असफल दिखाई देता है कि सफल नहीं हुए। लेकिन उपन्यास ये स्पष्ट करता है कि यह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उपन्यास में ये भी वर्णित है कि इन लोगों ने इतना सब कुछ किया, तो ये व्यर्थ नहीं गया। आदिवासियों के भीतर ये बोध स्थायी रूप से जाग चुका है कि वे जंगल के वास्तविक दावेदार हैं। इसलिए आदिवासी जो हैं उनके अंदर ये जो ज्ञान था, जो बिरसा मुंडा ने जगाया था कि हम लोग इस जंगल के ही दावेदार हैं, ज़मीन के दावेदार आदिवासी लोग ही हैं, उनके अंदर ये बातें जाग चुकी है। तो भले ही सत्ता उन्हें दबा दे, लेकिन उनकी चेतना और संघर्ष इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन उनकी जो चेतना होती है, जो संघर्ष करते हैं वे लोग, इतिहास में उनका ज़िक्र रहता है। जिस तरह से आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ऐसा आगे भी लोग पढ़ेंगे। मतलब इतिहास में ये सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं, ठीक है? तो इस प्रकार जंगल के दावेदार उपन्यास जो है वो जंगल से जुड़े लोगों की कहानी है और उनके अधिकार छीनने की, उनको उनके जो शोषण हुए हैं, उनके शोषण की, उनके जागने की, फिर से वे लोग जब जागते हैं, फिर संघर्ष करते हैं, सभी चीज़ों की। तो ये उपन्यास यह सवाल उठाता है कि जंगल पर असली जो हक है, वो किसका है? कागज़ी कानून बनाने वालों का या सदियों से जंगल के साथ जीवन जीने वालों का? ठीक है? तो यही इस उपन्यास की मूल कथा और गहरी संवेदना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में जंगल के दावेदार उपन्यास का जो सारांश है वो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहें चैनल के साथ और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।